बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनकी लाइफ पे कैसे इफेक्ट करेगी। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री और कहीं ना कहीं हमारा एक रिलेटिव या एक से ज़्यादा रिलेटिव एजुकेशन सिस्टम से तो रिलेटेड ही है, ठीक है। सो इस एजुकेशन पॉलिसी का आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा या फिर स्टूडेंट की लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, ऐसी कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। आई एम योर होस्ट, योर दोस्त मोनिका जादव। सो ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने एक सेशन लेके आई हूँ। ये जो सेशन है इट विल इंक्लूड कि ये एजुकेशन पॉलिसी के की प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेसिकली डील करता है बहुत ज़्यादा भारी बैग्स के साथ, लेकिन अभी आपका ये बैग का जो बोझ है वो कम हो जाएगा और आपकी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सो पहले का एजुकेशन सिस्टम हम सभी भली भांति वाकिफ़ है उससे कि इतना ज़्यादा बैग हम ढो के जाते थे स्कूल कि हमारे कंधे तक झुक जाते थे। हालांकि मैं थोड़ी जेलस हूँ क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये मेरे एजुकेशन के टाइम पे नहीं आई, बट आई एम वेरी प्रिविलेज और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनली चेंज आने वाला है 34 ईयर्स के बाद। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे एक मैम होती थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में और वो हमें डांट रही होती थी, बहुत खड़ूसी मैम होती थी और सारे बच्चे ऐसे मुंह बना के मैम को देखते थे। सो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, मैम का डांटना और बच्चों का मुंह बनाना ये चीज़ें तो कांस्टेंट रहने वाली है, लेकिन कम होने वाला है आपके बैग का वज़न, ठीक है। तो क्या है इस एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं, पर उससे पहले हमें जानना पड़ेगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को, श्री रमेश पोखरियाल, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने और इनकी टीम ने। सो इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। सो बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो आता था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर, बट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाउ इट इज़ नेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंटेन्स 2 क्लासेस। इसको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है 2 विभागों में, एंड दैट 2 क्लासेस आर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एंड द सेकेंड डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, सो आपके स्कूल से रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह होंगे ये कौन फाइनल करेगा, ये करेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जबकि हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज लेवल का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर जाएगा, ठीक है। सो लास्ट जो पॉलिसी आई थी एजुकेशन पॉलिसी वो आई थी 34 साल पहले, यानी कि 1986 में ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी और तब से वही घिसा पीटा सिस्टम हमारे एजुकेशन में चला आ रहा है। सो नाउ लेकिन बहुत सारे मिनिस्टर्स को, ये बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आई कि हमें बदलते वक्त के साथ हमें अपना एजुकेशन सिस्टम भी बदलना होगा, बिकॉज एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। सो इसी थॉट के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आने लगी कि हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना होगा और इसीलिए मई 2019 में एक प्लान आया एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए, एंड फाइनली उसको वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमारे सामने आया एज अ एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी में, क्या है ये 5+3+3+4 क्या है ये सिस्टम, हम फटाफट से इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज 10+2 ईयर्स का, ठीक है। 10 ईयर्स में 10+2 ईयर्स का, जहाँ पे 10 क्लासेस तक आपका जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट सेम ही होता था। सोशल साइंस और मैथ, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली पढ़ते आ रहे थे। और 10 क्लास के बाद आपका स्ट्रीम जो था वो चेंज हो जाता था। कुछ बच्चे साइंस में जाते थे, कुछ बच्चे कॉमर्स में, कुछ बच्चे आर्ट्स में, तो वहाँ पे स्ट्रीम चेंज हो जाता था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जैसे किसी को बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। या तो आप हिस्ट्री ले सकते हो या तो आप बायोलॉजी ले सकते हो। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट के साथ, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। लेकिन अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी आई है दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल एंड वेरी गुड एजुकेशन पॉलिसी। सो अभी जो सिस्टम है दैट इज़
5+3+3+4। अब ये क्या है 5+3+3+4? एजुकेशन को, आपकी जो 12th तक की एजुकेशन है उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कहाँ से लेकर, प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक के क्लासेस को डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। तो अगर ये 5 वाला ग्रुप, यू कैन सी प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक के क्लासेस को क्या किया हमने, डिवाइड किया है एज ग्रुप और क्लासेस में। सो जो पहले के 5 साल है, गवर्नमेंट को ये चीज़ें भी समझ में आई कि प्री प्राइमरी जिसको बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल किया जाता था, नज़रअंदाज किया जाता था, वो प्राइमरी सेक्शन भी बहुत ही मेन रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि जो चीज़ें हम बचपन में सीखते हैं वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है, चाहे वो मैनर्स हो, चाहे वो एजुकेशन के टर्म्स में हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, आर्टिस्टिक बिहेवियर हो, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए इस प्री प्राइमरी सेक्शन को भी कंसिडर किया गया। और पहले के जो 5 साल थे, यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर, यानी कि आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये सारे 3 साल, ये 3 क्लासेस लेकर प्लस क्लास 1 एंड 2 को एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एंड दैट कैटेगरी इज नोन एज फाउंडेशन स्टेज। उसको बोला गया फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद क्लास 3rd से लेकर 5th क्लास तक को एक और दूसरी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसको बोला गया प्रिपरेटरी स्टेज। फिर से 3rd यानी कि 3 क्लासेस और इंक्लूड की गई, यानी कि 6th क्लास से लेकर 8 क्लासेस को फिर से डिवाइड किया गया एक स्टेज पे, दैट इज मिडिल स्टेज। सॉरी, ओके। फिर से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 को एक और कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। सो ये सारी क्लासेस को डिवाइड किया गया। अभी इन क्लासेस में क्या होगा, लैंग्वेज कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली आपकी कौन कौन सी स्टेजेस है, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। सो इस एजुकेशन पॉलिसी से आपको क्या फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में बेसिकली होगा क्या, मतलब स्टूडेंट्स की किन किन क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा, ये पहले देख लेते हैं। पहला है डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, यानी कि स्टूडेंट जानने की कोशिश करेगा कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा। आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूज़िक, यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को पूरा ही नज़रअंदाज कर देते थे, इग्नोर कर देते थे, अभी वो चीज़ें भी हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन में इंक्लूड की जाएगी। क्रिएटिविटी को भी लिटरेसी जितना इम्पोर्टेंस मिलेगा। ओके, रिलेशनशिप विद द नेचर, कलर, शेप, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर, ये लोअर क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, एथिक्स, सेल्फ आइडेंटिटी, इक्विटी, बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंक्लूड होगी और कहीं ना कहीं एज अ होल एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को डेवलप किया जाएगा। सो ये सारी क्वालिटीज़ कंसिडर की जाएगी। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ NEP, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस सिद्धांतों पे काम करती है। पहला है इक्विटी। इक्विटी यानी कि हमने पहले देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं प्रिविलेज होते हैं, यानी कि उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, दे आर रिच कंपेयर टू अदर पीपल। सो वहाँ पे क्या होता है, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज एरिया से आते हैं वो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लैक होती है, क्योंकि वो इतना क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंस उसके पास, वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते। कभी कभी हमने देखा होगा कि SC, ST, OBC ऐसे जो कैटेगराइज यानी कि कास्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल कि वो इतना क्वालिटी एजुकेशन एफोर्ड कर सके। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ला के इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करने की एक प्रण लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें चाहे आप कोई भी कैटेगरी, कोई भी क्लास, प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फिर भी आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और आपको सारे ही जो बच्चे हैं उनको इक्वल एजुकेशन यानी कि सेम एजुकेशन मिलना चाहिए। इसीलिए भी ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड इज़ लैंग्वेज। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं लैंग्वेज और नॉलेज को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि अगर इफ़ समवन कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली मीन्स दैट पर्सन विल बी नॉलेजेबल, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड
नॉलेज एंड लैंग्वेज। सो ज़रूरी नहीं है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आपको नॉलेज भी नहीं होगा। नॉलेज, सो दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो थे जो कैपेबल थे बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, इसीलिए भी दे आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इसीलिए भी गवर्नमेंट ने एक और प्लान लाया दैट लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर, मीन्स लैंग्वेज ऐसा इंग्लिश ही कंपलसरी नहीं है टू टीच द स्टूडेंट, यू कैन यूज़ लोकल लैंग्वेज एज वेल। फिर टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी देयर, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कि जो रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम जो था, जो सालों से चला आ रहा था, उस सिस्टम को फाइनली बंद किया गया। अभी कम होगा, बंद तो हम खैर बोल नहीं सकते, लेकिन एक तरीके से वो कम हो जाएगा। अभी स्टूडेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं, इस बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। उनके यूनिक कैपेबिलिटीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा, लाइक सम हैव द कैपेबिलिटी टू ड्रॉ, कुछ लोगों को पेंटिंग की हॉबी होती है, कुछ लिखते हैं, कुछ डांस करते हैं। सो हर किसी की जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दिया जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देयर इज़ नो स्ट्रीम सिस्टम। पहले क्या होता था, 10th तक तो सब सेम थे, लेकिन 10th के बाद क्या होता था, आइदर दे विल ऑप्ट फॉर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। बट अभी ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो स्ट्रीम सिस्टम। यहाँ पे अगर साइंस वाला बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है, सो दे कैन ऑप्ट फॉर हिस्ट्री ऑल्सो, दे कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो। सो एक पुल होगा सब्जेक्ट का, जिसमें से अपने टॉपिक, अपना इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट दे कैन ऑप्ट फॉर दैट। सो पहले हमने ऑलरेडी देख लिया कि अभी जो सिस्टम है दैट इज़ 5+3+3+4। सो व्हाट इज दिस 5+3+3+4? 5 जो है दैट इज़ फाउंडेशन सिस्टम, एंड इट विल टीच, या फिर इससे बच्चे सीखेंगे प्ले एक्टिविटी बेस, यानी कि खेलते कूदते बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, जो भी नॉलेज दे आर गेनिंग वो हंसते खेलते ये चीज़ें सीखेंगे। इसमें जो क्लासेस इंक्लूड होगी दैट इज़ प्री प्राइमरी, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड, 5 क्लासेस इंक्लूड होगी इसमें, ठीक है। और इसका जो सिलेबस होगा इट विल बी फाउंड बाय NCERT। NCERT इसका सिलेबस बनाएगा। और लैंग्वेज, देयर इज़ नो बैरियर अबाउट द लैंग्वेज, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, जो टीचर है वहाँ पे वो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। दे कैन यूज़ मदर टंग ऑल्सो, या फिर वहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज होगी वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रीजनल लैंग्वेज, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी लैंग्वेज होगी, हिंदी होगी, तमिल होगी, मराठी होगी, वॉट एवर द लैंग्वेज विल बी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, इट कैन बी यूज्ड। सो व्हाट इज़ द सेकेंड? सेकेंड इज़ ये 3 वाला, यानी कि इसमें फिर से 3 क्लासेस इंक्लूड की गई है। एंड दिस स्टेज इज़ नोन एज प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में बेसिकली क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें भी यहाँ तक भी हम रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सब्जेक्ट गायब ही हो गया, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। इंग्लिश है एज अ सब्जेक्ट है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, इंग्लिश में ही बोलना है। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि इंग्लिश इज़ कंपलसरी, बट अभी जो पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट इंग्लिश में ही पढ़ाई हो, यू कैन यूज़ रीजनल और लोकल लैंग्वेज एज वेल। और यहाँ तक भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, यानी कि बच्चे जो है वो एक्टिविटी कर करके सीखेंगे। सो नेक्स्ट इज़ 3, दैट इज़ मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज इंक्लूड क्लास 6 to 8 क्लास। सो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे जो हुई है, यहाँ पे ऐड किया है उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज, कंप्यूटर कोडिंग। ये चीज़ें जो बच्चे, जो स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉलेज की कंप्लीशन होने के बाद सीखते थे, अभी ये सारी चीज़ें वो 6th क्लास के बाद से ही सीखने लग जाएंगे। ये सारी चीज़ें उनको 6th क्लास के साथ ही अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज यानी कि ऐसे कोर्सेज जिसमें पेंटिंग का कोई कोर्स होगा, जिसमें कारपेंट्री का कोई कोर्स होगा। सो वॉट एवर द कोर्स यू विल लाइक, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। कंप्यूटर कोडिंग में आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकेंगे। सो ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस पॉलिसी का। इंटर्नशिप भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको किताबों से पढ़ाया जा रहा है। यू विल गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि आप एक्सपीरियंस करके उन चीज़ों को सीखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट इज 4, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। इसको सेकेंडरी स्टेज या फिर
दिस स्टेज इज नोन एज सेकेंडरी स्टेज. ओके, सेकेंडरी स्टेज इंक्लूड बेसिकली क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक 4 क्लासेस, 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस हुई. ठीक है. मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू चूज biology, chemistry and physics only. It is not necessary, it is not mandatory. You can opt for history, biology or geography, physics. You can opt for anything as per your interest. Critical thinking पे focus किया गया. फ्लेक्सिबिलिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, यानी कि फ्लेक्सिबल एजुकेशन है. जहाँ पे पहले स्ट्रीम बाउंडेशंस होते थे, अभी वो स्ट्रीम सिस्टम को कहीं ना कहीं हटा दिया गया है. सेमेस्टर एग्ज़ाम होगी. सेमेस्टर एग्ज़ाम यानी कि 6 महीने में आपकी एग्ज़ाम होगी. 6 + 6 6 महीने में 1 साल होता है. तो पहले आपकी एनुअल एग्ज़ाम होती थी, यानी पूरे साल में एक एग्ज़ाम होती थी. बट नाउ एग्ज़ाम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सेमेस्टर, यानी कि 6 + 6 के बेसिस पे आपकी एग्ज़ाम्स होगी. कंप्लीट असेसमेंट किया जाएगा. पहले आपके मार्क्स देखे जाते थे कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको मैथ्स में 8 मार्क्स आए हैं तो यू आर फेल. बट अभी ऐसा नहीं होगा. कंप्लीट असेसमेंट की जाएगी स्टूडेंट की, उसकी एक्टिविटीज़ से लेकर सारी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसका परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर विद द टीचर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएगी. और एज अ होल पर्सन को मार्क्स दिए जाएंगे. रिपोर्ट कार्ड होगा और असेसमेंट होगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का. और उसकी कैपेबिलिटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा. सो कॉलेज एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि कॉलेज एजुकेशन को छोड़ दिया गया है. कॉलेज एजुकेशन में अगर आपको एडमिशन लेना है, सो यू हैव टू गिव कॉमन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम, CAT. सो यू हैव टू परफॉर्म कॉमन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम. एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कॉलेज दिया जाएगा. अभी कुछ पहले ऐसा होता था कि सपोज़ आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, अगर मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माय सेकेंड और थर्ड ईयर. तो मेरा जो पहला साल मैंने अटेंड किया था, वो पूरा साल भी मेरा वेस्ट जाता था. लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी लाई है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो, लेकिन सेकेंड ईयर में जाने से पहले अगर आप छोड़ देते हो कॉलेज, देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट. ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी. अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हो और उसके बाद कॉलेज छोड़ते हो, देन यू विल गेट अ डिप्लोमा. और अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो और फिर एजुकेशन छोड़ते हो, देन यू विल गेट अ बैचलर्स डिग्री. लेकिन अगर आप 4 ईयर कंप्लीट करके, यानी कि पूरा कोर्स कंप्लीट करके अगर कॉलेज छोड़ते हो, देन यू विल गेट अ बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च वर्क. सो ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का. और इसके अलावा यहाँ पे एक बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है. व्हाट इज़ दिस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? बेसिकली क्या होगा, अगर आपने बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है, तो सारे कोर्सेज़ के जितने भी स्कोर मिलेंगे आपको, वो सारे स्कोर्स इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में क्रेडिट किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे. और जब आपका फाइनल असेसमेंट होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो जितने भी डिफरेंट कोर्सेज आपने किए थे, उस कोर्सेज के स्कोर को आपके इस मार्क्स में ऐड किया जाएगा. सो दिस इज़ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. एंड इस सिस्टम की वजह से, यानी कि यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं. सो आपका साल भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी पढ़ाई भी होगी, आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, ये सारी चीज़ें मिलेगी. इसीलिए इस प्लान को बोला गया मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट प्लान. इसीलिए दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कॉलिंग इट एज अ मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट प्लान. अब ये पॉलिसी तो हमें समझ में आ गई. और ऐसा नहीं है कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होगी. लेकिन पहले जहाँ पे आपको मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाता था, अभी वो नहीं होगा, वो सिस्टम नहीं होगा. आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाएगी. सो वी हैव अंडरस्टूड दिस. बट व्हाट इज़ द, अभी कोई चीज़ नई मार्केट में आती है या कहीं पे भी आती है, थोड़ा सा बदलाव आता है, तो वो अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों के साथ वो बदलाव आता है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोथ दिस थिंग्स. सो फर्स्ट वी विल सी, फटाफट से देख लेते हैं कि प्रोस क्या है इस एजुकेशन सिस्टम के. सो प्रोस ये है कि एग्ज़ाम जो होगी सिर्फ क्लास 5, 8, 10 एंड 12 में होगी. एग्ज़ाम सिर्फ इन क्लासेस में होगी. ठीक है. सेकंड है, स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा. स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर स्किल डेवलप की जाएगी स्टूडेंट्स के ऊपर. स्टूडेंट्स में एनालिसिस किया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल लर्निंग, ये सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा
एग्ज़ाम्स के टाइम पे या फिर स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के टाइम पे। एजुकेशन में इसका क्या प्रोज है? सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ लैंग्वेज। जो बैरियर था पहले, इंग्लिश जो थी, हर जगह इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, बैरियर जो था वो कहीं ना कहीं हट गया है, बिकॉज मैनी पीपल आर मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग देयर मदर टंग रैदर देन एनी अदर लैंग्वेज। सो वो लैंग्वेज बैरियर जो था वो हट गया है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट की जो डेवलपमेंट होगी एज अ होल होगी, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट होगी। सिर्फ उसको मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा, उसकी क्रिएटिविटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होगी। फ्लेक्सिबल एजुकेशन मीन्स स्टूडेंट्स कैन चूज एनी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, तो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एजुकेशन। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स वी कैन गो विथ एनी डिसिप्लिन, आइदर इट इज़ बायो विथ हिस्ट्री और जोग्राफी, सो इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी पॉलिसी। सो अभी इसका एक और इम्पॉर्टेंट इस पॉलिसी में एक और चीज़ आई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फॉरेन यूनिवर्सिटी अलाउड टू सेट अप इन द कैंपस इन इंडिया। मीन्स फॉरेन यूनिवर्सिटी, पहले ऐसा था कि बाहर की यूनिवर्सिटी आके सेटअप नहीं लगा सकती थी इंडिया में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन कब ये क्या कर सकती है, अभी इंडिया में आके अपना सेटअप लगा सकती है। अभी इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। अगर बाहर की यूनिवर्सिटी अगर मेरे देश में आके अपना सेटअप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एजुकेशन होगी इट इज़ वेरी क्वालिटी एजुकेशन। इसका एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, ऑब्वियसली अच्छी होगी, ठीक है। अगर इसका क्वालिटी एजुकेशन अच्छा है तो मेरे एरिया में, यानी कि मेरे देश में, इंडिया में जो भी एजुकेशन प्रोवाइड होगा उससे कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी का कंपटीशन होगा, ठीक है। अभी कंपटीशन होगा तो क्या हम भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो इस सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। एंड द लास्ट वन इज़ नो स्ट्रीम लिमिटेड एजुकेशन। अभी स्ट्रीम हटा दिया है, सो स्ट्रीम इज़ नॉट लिमिटेड। स्ट्रीम कोई भी सब्जेक्ट वी कैन ऑप्ट अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स ऑफ, अभी इसमें कमियां क्या है या फिर कंट्रोवर्सीज क्या है या फिर ड्रॉबैक्स क्या है इसके, हम ये फटाफट से देख लेते हैं। पहला है मीडियम ऑफ एजुकेशन। पहले जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी का प्लान लाया तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हिंदी लैंग्वेज को हम कंपलसरी करेंगे हर रीजन में, ठीक है। लेकिन फिर साउदर्न के जो स्टेट्स थे, यानी कि केरला साइड, वहाँ पे हिंदी इतने प्रोमिनेंटली यूज़ नहीं की जाती, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोजिशन स्टार्ट किया कि हम नहीं यूज़ करेंगे हिंदी। मतलब इट इज़ नॉट नहीं यूज़ करेंगे, इट इज़ कि वहाँ पे नहीं बोलते, इट इज़ नॉट दैट मच कॉमन। सो वहाँ पे एक निष्कर्ष निकला, वहाँ पे निष्कर्ष ये निकला कि अगर आप हिंदी नहीं यूज़ करना चाहते, यू कैन यूज़ योर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज हमने यूज़ कर ली। बट द मेन प्रॉब्लम विद दिस पॉलिसी इज़ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे अगर कोई दिल्ली का इंसान है वो केरला में जाके बस सकता है, अगर कोई महाराष्ट्र का इंसान है दे कैन गो एंड स्टे इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, मतलब वहाँ पे जाके रह सकता है। सो ऐसे अगर इंडिया में एक स्टेट का इंसान, एक स्टेट का बंदा अगर दूसरे स्टेट में जाके रह रहा है तो वहाँ पे वो अपने बच्चों को कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाएगा, ठीक है। जहाँ पे हमें इंग्लिश पहले एक कॉमन बेस प्रोवाइड कर रही थी, जहाँ पे इंग्लिश की वजह से मुझे कॉमन बेस मिल रहा था, चाहे किसी भी एजुकेशन सिस्टम में जाओ इट वाज इंग्लिश मीडियम स्कूल। बट नाउ अगर वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा, तो अगर महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट अगर वो केरला में पढ़ने जा रहा है तो वहाँ पे तो उसको उसकी वहाँ की लैंग्वेज आती नहीं है। सो इट इज़ लाइक अ प्रॉब्लमेटिक, इट इज़ लाइक कॉन्स ऑफ इट। सो माइट बी गवर्नमेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, क्या करेंगे उनका कुछ होगा, इसके लिए भी उन्होंने कुछ प्लान किया होगा। सो वी विल सी दैट इन फ्यूचर कि इसके बारे में उनका क्या राय है। सो सेकेंड है सेंट्रलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन में क्या है, पहले जो हमारी डिफरेंट ये होती थी, यानी कि UGC, AICTE, NCTE, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया गया, अभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दिया गया, कोलैबोरेट कर दिया गया, मिला दिया गया। अभी ये जो अपने अलग अलग डिसीजंस बताते थे, अभी ये ऐसा नहीं कर सकते। अभी इनका एक कंबाइन ही इनको गाइड करने के लिए, कौन गाइड करेगा इनको, गवर्नमेंट गाइड करेगी। यानी कि सारे जो भी डिसीजन होंगे ये सेंट्रल के अंदर आ गए, यानी कि सेंट्रल को पावर इसकी मिल गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि जहाँ पे जो सेंट्रल के अंडर अधिकार नहीं आते थे वो अभी सेंट्रल के अंडर
ये सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस ये सारे गवर्नमेंट के अंडर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट है. सो दिस वाज अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. सो नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट. अभी इसका इम्प्लीमेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है जितनी ये पॉलिसी है. सो दिस सेशन लाइक 2021 में तो ये आई डोंट थिंक कि इसका इम्प्लीमेंट होगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में. बट आने वाले 21 to 22 जो सेशन होगा हमारा, उसमें मे बी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए. बट ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर एंड मैनी ड्रॉबैक्स ऑफ इट, I don't think कि it is not like it will not be implemented, but it is somewhere a problematic to implement this education system. क्योंकि जैसे हमने different subjects लिए हैं, जैसे हमने vocational courses लिए हैं, उसके according हमें teachers को भी recruit करना पड़ेगा. So अभी it is not possible कि हर इंस्टीट्यूट में सारे वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हो, हर स्टूडेंट में उतने, हर इंस्टीट्यूट में इतने एक्सपीरियंस टीचर अवेलेबल हो. सो टीचर्स के रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़े प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं. बट ओवरऑल एज अ पर्सन, इफ़ यू विल आस्क अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एजुकेशन सिस्टम, सो आई विल से कि ये एजुकेशन सिस्टम था जो है वो एक मस्ट नीड चेंज है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत हद तक इम्प्रूव करेगा. एंड आई पर्सनली लाइक दिस एजुकेशन सिस्टम. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. In case anyone of you is having any doubt, you can ask me in the comment section. I will be responding to it. So till then, stay home, stay safe, and we'll meet you with the next video. Bye bye.